बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट जहाज़े वजीज़। प्रोग्राम आज के मेहमान में हमारे साथ शोरकोट कैंट की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत जनाब ज़फ़र इकबाल जज्जी साहब मौजूद होंगे। आज के प्रोग्राम में हम उनसे उनकी सियासी और समाजी खिदमात के हवाले से सवालात पूछेंगे। इसके अलावा उनका ख़ानदानी पस मंज़र और इस इलाके में कंटोनमेंट बोर्ड के काउंसलर की हैसियत से उनकी जो खिदमात हैं उस पर भी रोशनी डाली जाएगी। इसके अलावा उनका शुमार रफ़ीकी शहीद ट्रस्ट के बानियों में किया जाता है। उनको इस ट्रस्ट के बनाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनके जहन में ये तजवीज़ कैसे आई और इस हवाले से उन्होंने कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम दी, इस हवाले से तमाम अमूर पर रोशनी डाली जाएगी। इसके अलावा सवेरा न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से भी पूछा जाएगा कि सवेरा न्यूज़ नेटवर्क अपने इलाके में किस किस्म का काम कर रहा है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले सवेरा न्यूज़ नेटवर्क के नाजरीन को और हल्के की आवाम को अपने ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से और अपनी खिदमात के हवाले से बताइए। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले सवेरा न्यूज़ वालों को आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से मुझे कुछ टाइम दिया, शुक्रिया आपका। और मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो पाकिस्तान एयर फोर्स में एज ए चीफ वारंट अफसर उन्होंने खिदमत जो सर अंजाम दी। 1965 का उन्होंने जंग भी उन्होंने लड़ी और वो एक ज़िम्मेदार सीट के ऊपर पाकिस्तान एयर फोर्स में काम करते थे। और मैंने बड़ी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद जो है वो मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत से काम शोरकोट कैंट में किए हैं, मेंबर भी बना कैंटोनमेंट बोर्ड, वो भी सिलेक्ट हुआ। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स, पूरे पाकिस्तान के 40 कैंटोनमेंट बोर्ड बनते हैं, उन तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड में से सबसे ज़्यादा वोट मैंने हासिल किए थे अपने वार्ड में से। तो ये रिकॉर्ड था, दुनिया न्यूज़ में ये रिकॉर्ड चलता रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शोरकोट कैंट के लोगों के लिए बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करता रहूँगा। अब फिर दोबारा मैं इंशाल्लाह जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, जो कि वार्ड नंबर 1 से लड़ रहा हूँ। अब वार्ड भी जो है वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। पहले शोरकोट कैंट में 5 वार्ड थे, अब वो 2 वार्ड रह गए हैं और ये इलेक्शन भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। आप शोरकोट कैंट में कायम होने वाले रफ़ीकी शहीद ट्रस्ट के बानियों में शुमार होते हैं। आप आवाम को बताइए कि इस हवाले से, इसको कायम करने के हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस हॉस्पिटल में आवाम के लिए कौन सी सहूलियात मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा आपका सवाल है भाई। रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल जो है ये एक बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल है जो लोगों की खिदमत कर रहा है। इसमें यहाँ 2008 और 9 में यहाँ पे एक रूरल RHC बना था, रूरल हेल्थ सेंटर। उसकी बिल्डिंग तो बन गई लेकिन यहाँ अमला जो था वो पॉइंट ना हो सका और RHC इस तरह वो जो है वो कंप्लीट ना हो सका, ना चल सका। तो इस अरसे के दौरान उस वक्त जो चल रहा था, उस वक्त हमारे जो CM थे वो परवेज़ लाई साहब थे। मैंने बड़ी कोशिश की मियाँ कमर हयात MPA काठिया साहब की साथ मिलकर, लेकिन लास्ट टाइम चल रहा था, इलेक्शन दोबारा होने वाले थे, वो हम उसको ना कर सके। इसके बाद सर लोधी साहब आए थे बेस कमांडर, उनसे कोशिश की लेकिन वो भी, उनका भी टाइम लास्ट पे चल रहा था। तो उसके बाद फ़ौरन जो था मलिक अरशद साहब हमारे चेयरमैन भी हैं, बेस कमांडर भी होते हैं, उन्होंने सलाब जदगान का फ़ंड रेजिंग हो रही थी। तो उस फंड रेजिंग में बहुत से लोग इकट्ठे थे। तो मैंने सर से एक सवाल किया, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी फरमाएं। तो मैंने कहा सर हमारे शोरकोट कैंट में कोई हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या होना चाहिए। मैंने कहा सर एक हॉस्पिटल बनाते हैं, ये सबसे पहला चेक भी मैं देता हूँ, ये चेक लें और इस हॉस्पिटल को आज ही इसकी बुनियाद रखें। तो उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और उसी दिन हमने जो है तो प्रोग्राम बना लिया, हॉस्पिटल बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी आपको मैं मज़ेदार बात बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने फर्स्ट डे प्लान किया था तो हमने 4-5 कमरों का प्लान किया था। जब हमने फ़ंड रेजिंग शुरू की तो पहली फ़ंड रेजिंग में हमने 27-28 लाख रुपया एक दिन ही लोगों ने हमें दे दिया। तो इस तरह उसी दिन हमने फ़ैसला किया कि हम पूरा रफ़ीकी शहीद बनाएंगे, जो हमने इसका नक्शा पास किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है, इसमें
बहुत सी सहूलियात हैं। ICU वार्ड अब बन गया, ब्लड जो है वो ब्लड का भी अरेंजमेंट कर दिया गया है, ब्लड बैंक बन गया है। इसके अलावा इसमें हेमाटोलॉजी है, अच्छी लैब है, केमिस्ट्री है, और एक्सरे अच्छे हो रहे हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स से बहुत से स्पेशलिस्ट भी बैठ रहे हैं। और यहाँ पे अब लोगों के लिए दूर दराज इलाकों में फैसलाबाद, लाहौर नहीं जाना पड़ता। मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और गायनी भी हमारे पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा अब सेटअप चल रहा है। आप शोरकोट कैंट से कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में काउंसलर की हैसियत से उम्मीदवार हैं, तो आप बताइए कि आपका मंशूर क्या होगा इलेक्शन जीतने के बाद, और इसके अलावा आपकी जो साबका खिदमात हैं उस हवाले से ज़रा बताइए आवाम को। बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल इलेक्शन का सिलसिला जो है दोबारा हो रहा है शुरू। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पिछला हमने इलेक्शन लड़ा उसमें मैंने पूरे पाकिस्तान के तमाम कंटोनमेंट बोर्ड में से अपने वार्ड में से सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। दुनिया न्यूज़ पे बाकायदा ये खबर भी चलती रही कि वार्ड नंबर 4 के उम्मीदवार मोहम्मद ज़फ़र इकबाल ने तमाम कंटोनमेंट बोर्ड में से सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। और मैं अब आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जो मैंने अपने टेन्योर में बहुत सी ऐसे काम किए हैं जो आम बंदे के लिए समझ से बाहर थे कि ये कैसे हो गया। एक तो DCO रेट्स मेरे मोहल्ला उस्मानपुरा मंगन बस्ती के बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उनको पूछने वाला देखने वाला नहीं था। उसकी मैंने करेक्शन DCO साहब से रिक्वेस्ट करके उसकी मैंने करेक्शन करवा के उसको मैंने सबमिट किया। अब इसमें बहुत सारे फ़र्क थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने अब लोगों की अप्रोच में आ गए हैं, लोग अब इजीली पे कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सबसे ज़्यादा जो काम मैंने एक चीज़ पर रखा, फोकस करके रखा, जितने भी मेरे कमांडर आते रहे हैं, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम से मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट की जिसमें मैंने हाउस टैक्सेस जो थे वो 50% कम करवाए रेजिडेंशियल के, और 25% मैंने कमर्शियल के करवाए। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत थी। इसके अलावा मैंने सबसे ज़्यादा जो मेरा इस टेन्योर में मैंने जो फोकस किया था वो मैंने हमारे शोरकोट कैंट के 3 किस्म की प्रॉपर्टी है। एक वो प्रॉपर्टी है जिसे 114 एकड़ जिसे मालिकाना हकूक़ दे दिए गए थे। एक वो प्रॉपर्टी है जो कॉलम में वाइट लिखी गई है, उसको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए गए। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी वो है जो लोगों ने अब लोगों के पास इंक्रोचमेंट में है। मैंने इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की, बड़ी मेहनत की, कमांडरों से रिक्वेस्ट करके 114 एकड़ के रकबे को मैंने प्रूव कर दिया, कमांडर को प्रूव करके दिया कि ये 114 एकड़ का रकबा DG कच्ची आबादी ने 2002 में जो बकाया जात पैसे थे 25 लाख समथिंग रुपीज़ थे, वो देकर हमने इंतकाल नंबर 6 और इंतकाल नंबर 7 के तहत 114 एकड़ रकबा जो था वो कंटोनमेंट बोर्ड को उन्होंने DG कच्ची आबादी ने दे दिया। ये मैंने प्रूव करके दिखाया इनको। अब खाना काश्त में 114 एकड़ की जो खाना काश्त है उसमें कंटोनमेंट बोर्ड मालिक है। तो 2013 की एक चिट्ठी आ गई जिसमें यह लिखा गया कि जिन लोगों ने मालिकाना हकूक़ अदा कर दिए हैं वो तो ठीक है। 30/6/2013 की जो चिट्ठी आई उसमें कहा कि जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए अब वो DCO रेट के ऊपर देंगे। इसके ऊपर मैंने बड़ी सर से डिबेट की कि ये जो लेटर है हम पे लागू होता नहीं है। वो इसलिए कि वी हैव ऑलरेडी पेड द ड्यूज़, हम तो पैसे अदा कर चुके हैं। तो ये DG कच्ची आबादी ने लेटर लिखा है ये उन्होंने अपने लिए लिखा है, ना कि लोगों के लिए लिखा है। अगर इसके रेट डिसाइड करने हैं तो वो बोर्ड मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि बोर्ड क्या कहता है। तो जनाबे वाला इसके ऊपर मेरी बड़ी कोशिश रही है। और उसके बाद ये टेन्योर का आखिरी सिलसिला चल रहा था। सर सैयद गौहर साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी भी पोस्टिंग आ गई और हमारा भी टेन्योर ख़त्म हो गया। अगर हमारा कोई टेन्योर बाकी रह जाता तो इंशाल्लाह सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो अब भी जो मेरा मेन मंशूर है अब इलेक्शन लड़ने का वो भी यही है कि मैं कम से कम 114 एकड़ रकबे को जो बकाया लोग रह गए हैं उनको पुराने रेटों पे लेके आऊँ या इतने रेट कर दी जाए कि वो लोग पे करके अपने नाम रकबा करवा सके। दूसरा मैंने एक लिस्ट वो भी सर से गौहर साहब से मिलके वो भी बनाई जिन लोगों के अब घर बन चुके हैं और जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, उसकी मैंने लिस्ट बनवाई सर से। उन्होंने उनकी मेहरबानी है, उन्होंने वो भी सबमिट वो कलेक्शन करके लोगों के नाम लिख के रकबा लिख के वो भी एक लिस्ट बना के वो भी CM को भिजवा दी है कि मेहरबानी करके इन लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स इनको भी दे दिए जाएं जो भी आप रेट्स डिसाइड करते हैं। और मेरा जो है सबसे बड़ा
जो मेरा मंशूर है, जो मेरी सोच है, वो ये है कि लोगों को प्रॉपर जो है सहूलियात मुयस्सर की जाएँ। कैंटोनमेंट बोर्ड के बहुत सारे मसाइल हैं, उनको बेहतरीन तरीके से हल करवा के और लोगों को आसान वे के साथ प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए जाएं, लोगों के नक्शे वगैरह जो हैं वो पास किए जाएं। एक बहुत बड़ा हमने काम किया था कि जो नक्शे थे इसके ऊपर इन्होंने कह दिया था कि ये ये डिफेंस में से पास होंगे। उसको हमने रिक्वेस्ट कर करके अल्हम्दुलिल्लाह आज इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि जो 24 फुट हाइट तक जो है नक्शा वो फिल 4 जो है वो पास हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ और भी जो छोटे छोटे मसले हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त दी, दोस्तों से मशावरत करके इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 1 में हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह बाकी भी जो मामला हैं उनको भी इंशाअल्लाह गौर करेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आपने सियासी मैदान में किससे मुतासर होकर सियासत में आ पाए, और इसके अलावा आप कारोबार और सियासत को एक साथ कैसे टाइम देते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि जिस काम में जिसका कोई उस्ताद नहीं होता वो बंदा कामयाब ही नहीं होता। ये बहुत अच्छा सवाल था। सियासत के जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मेरे कह लें कि जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, वो थे मियाँ इकबाल काठिया साहब, आपके शोरकोट कैंट के मशहूर हस्ती हैं, मरहूम है, इंतकाल हो गया अब उनका। वो बड़े ही मीठे आदमी थे, बड़ी मीठी बात करते थे और बड़े सब्र और शुक्र वाले बंदे थे। उनसे मुतासर होकर मैंने जो इसमें इलेक्शन में हिस्सा लिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैंने ये एक रिकॉर्ड मैंने कायम किया है अपनी ज़िंदगी का, ये मेरा एक रिकॉर्ड है। इलेक्शन में मैंने ये बरमला लोगों को कहा था कि अगर मैंने किसी का काम करवाया, थाने से किसी बंदे को लेके आया, थाने के असल में तो होते हैं ज़्यादातर थाने के काम, तो थाने के मैंने काम करवाए, अगर कोई शोरकोट का एक बंदा ये कह दे कि इसने 1 रुपया रिश्वत दिलवाई हो, या किसी का काम करवा के किसी से गाड़ी में पेट्रोल दिलवाया हो, या किसी को काम करवाने के लिए ये कहा हो कि गाड़ी लेके आ जाएं, या किसी को कहा हो ये काम करवाने के बाद यार तुम्हारी तरफ एक मेरा खाना बनता है, या तुम एक डिनर करवाओ या लंच कराओ, ये मेरा आज भी हाथ खड़ा है। उस पिछले इलेक्शन में भी मैंने हाथ खड़ा करके कहा था कि कोई एक बंदा ले आओ, तो मैं कह दे कि यार मैंने गफ़र साहब को ने मुझसे पैसे लेके थाने दिए हैं, तो मैं उसी दिन इलेक्शन से लड़ने से मैं भूल जाऊंगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये मेरे जहन में था। लोग बड़े गरीब लोग थे, बड़े जो थे वो थाने वाले लोग पैसे मांगते थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इज़्ज़त है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे कि लोगों के काम आते रहें। बाकी आपका दूसरा सवाल का पोर्शन है कि सियासत और कारोबार, ये बड़ी बात आपने की है। सियासत और कारोबार का आपस में कोई जोड़ नहीं होता, लेकिन मैंने डे एंड नाइट मैंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की है। अपने नाजरीन को आज मैं ये बताता चलूँ कि 1982 से लेके 1988 तक हमारे शोरकोट सिटी और शोरकोट कैंट में शाम मगरिब की अज़ान से पहले ट्रैफिक बंद हो जाती थी। मैंने इतनी मेहनत किया कि उस वक़्त मैं रात को सर्दियों में शोरकोट सिटी से शोरकोट कैंट पैदल भी चल के आया हूँ, 18 किलोमीटर का सफ़र। इतनी मैंने डे एंड नाइट जो है वो मैंने मेहनत की है। मेरी मेहनत जो है वो उसमें कोई शक नहीं है, लोग जानते हैं। और सबसे बढ़कर मैंने ईमानदारी से काम किया है, किसी के साथ चीटिंग नहीं की, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस यहाँ आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ये एक मेरे वालिद के नाम से बशारत पेट्रोलियम है, मोटरवे के सामने मेरी जमजम फीड मिल प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अलावा प्रोटीन फार्म्स हैं। लेकिन हमारी बुनियाद जो है वो एक ईमानदारी के ऊपर है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बेस को कभी नहीं खोएंगे, ईमानदारी से इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और लोगों गवर्नमेंट बोर्ड शोरकोट कैंट में आपने अब तक जो आवाम की खिदमात की हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? इसमें कोई शक नहीं है जी। रात को लोग 12 बजे भी किसी ने उठाया तो मेरा रात 12 बजे भी फ़ोन चलता है, 2 बजे भी किसी ने उठाया तो पहले बेल के ऊपर मैं फ़ोन पिक कर लेता हूँ। तो मैंने शोरकोट कैंट के हवाले से मैंने कोशिश ये किया कि आवाम का काम किया जाए। मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं अपने CEO की बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी बात को मानूं।
मैंने यही सोचा है कि यार सीईओ से तल्लक अगर बनते हैं तो बनते हैं, ठीक है, कमांडर से अगर तल्लक बनते हैं तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कभी नहीं झुका। मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है, वो भले मेरे चेयरमैन को बुरी लगती हो, भले मेरे कंटोनमेंट अफसर को बुरी लगती हो, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी अपना मैसेज देने से पीछे नहीं हटा और अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज मैंने दिया है। बल्कि शोरकोट कैंट से लोग जानते हैं कि अगर कोई बोला है, अगर किसी ने बात की है तो वो सिर्फ एक हाजी ज़फ़र है जिसने बात की है, तो वरना आज तक कोई इन लोगों से बात नहीं कर सका। और इंशाल्लाह हम अब भी अवाम की भलाई के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि ये जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं ये 1 साल के लिए यहाँ आते हैं और फिर उन्होंने चले जाना होता है, और हमें तो उनके लिए करना है जो हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहना है। ये कैंट आज भी हमारा है और हम इंशाल्लाह कैंट कल भी हमारा है। मौजूदा इलेक्शन के हवाले से आप शोरकोट कैंट की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को और अपने कैंटनमेंट बोर्ड में रहने वालों के लिए वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 दोनों के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे बंदे को सिलेक्ट करें जिसका कोई वज़न हो, जिसके पास बात करने की सलाहियत रखता हो, जिसके पास इल्म हो, जिसके पास कानून को समझने की सलाहियत हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले टेन्योर में बहुत कुछ लर्न किया है, बड़े सेक्शंस जो हैं वो मैंने पढ़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मुकम्मल तौर पर जो मेरा इलेक्शन लड़ने का जो जहन है, जो मेरी सोच है, मैं अपने सुनने वालों से शेयर कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने का मकसद यही है कि मैं 114 एकड़ रकबे को किसी तरीके से आप लोगों के लिए मुनासिब रेट पे लेके आपको मालकाना हकूक़ दिलवा दूँ, और दूसरा जो लोगों की इंक्रोचमेंट वाली जगह है उसको मेरी कोशिश है कि वो दोबारा आपको प्रॉपर्टी राइट्स दिलवा दूँ। तीसरी जो मेरी कोशिश है, इस दफ़ा फिर चंद लोगों ने असेसमेंट कमेटी के मेंबर बनकर मेरे कंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए हैं, और मेरी फिर दोबारा कोशिश होगी इन टैक्सेस को कम किया जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि जब हमने 2015 में कंटोनमेंट बोर्ड में हलफ उठाया था तो उस वक्त हमारा टोटल जो था वो टैक्स 38 लाख के करीब था। फिर उसको इन्होंने असेसमेंट कमेटी में इंक्रीज़ करके उसको तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख पे ले गए। फिर मैंने लड़ाई झगड़ा करके उसको फिर मैं 60 लाख पे ले आया, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मैंने वो 60 लाख के ऊपर लोगों के पैसे देते रहे। और अब चंद बंदों ने मिलकर अपनी कमेटी बनाने की कमांडर को अप्रोच करके की, और अब ये 2.5-3 करोड़ पे ले गए हैं आलमोस्ट। जिसके एग्जांपल देता हूँ, जिसका 2000 रुपया टैक्स था उसको बढ़ा के इन्होंने जो है वो कह लें कि 100% नहीं 300% बढ़ा दिया, यानी 2000 को 14,000 पे ले गए हैं। अब फिर दोबारा मेरी कोशिश है, ये लोग जो मेरा जो कैंट है ये ज़्यादातर इसकी आबादी रेडी बान पे है, रक्षा वालों के लोगों पे है, गरीब लोगों पे है, मज़दूर लोगों पे है, और ये लोग जो हैं वो पैसे नहीं अदा कर सकते। तो मेरी कोशिश होगी कि टैक्स को कम किया जाए और लोगों को मालकाना हकूक़ जो है मुनासिब रेट पर दिलवाया जाए। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से आप सवेरा न्यूज़ नेटवर्क के नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अच्छा चैनल है जी सवेरा न्यूज़ वाले, इनके अच्छी प्रोग्राम्स हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह गली गली जाकर कूचा कूचा जाकर लोगों से जो है वो लोगों की तकलीफ़ सुनते हैं और इनको जो है वो हाईलाइट करते हैं, पूरी दुनिया में दिखाते हैं। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ सवेरा न्यूज़ वाले, उन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह इनके चैनल को तरक्की दे और इसको चैनल को और बढ़ाए, और जैसे ये दोस्त हमारे हैं ये काम कर रहे हैं, और मेरी दुआ है कि इसी तरह ये काम करते रहें। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये थे हमारे साथ शोरकोट कैंट की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत जनाब ज़फ़र इकबाल जज्जी साहब। हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को अपना कीमती वक्त दिया, अपनी आरा और अपने मंशूर से आगाह किया। अब ये अवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करें जो उनके साथ चल सकें, उनके दुख सुख का साथी बन सकें, और करप्शन से पाक मुआशरे की तश्कील में आप उनका साथ दें, और अगले इलेक्शन में ऐसे लोगों को आप मुंतखब करें
जो आपकी बेहतरी के काम कर सकें। बहुत बहुत ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।